गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। दिल की जुबां कुछ है ही है। में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। दिल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबां कैसी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात सनातन विरोधी टोली की। जब वोट के लिए राजनीति सबसे बड़ी हो जाए, जब मजहबी चश्मा लगाए नेता सनातन पर सवाल उठाने लगे और जब उसी सुर में मौलाना भी सुर मिलाने लगे, तो समझ लीजिए कि निशाने पर सिर्फ कथावाचक नहीं, पूरा सनातन है। पहले अखिलेश यादव ने मठों और कथावाचकों पर हमला बोला, कहा कि बाबा बागेश्वर अंडर द टेबल पैसे लेते हैं। और अब इसी सुर में सुर मिलाते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी कूद पड़े हैं। कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में धंधा हो रहा है। तो क्या सनातन पर हमले का ये नया गठबंधन बन चुका है? मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में क्या अखिलेश को अब मौलाना का समर्थन मिल गया है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी मोर्चा संभाल रखा है। बोल रहे हैं कि दक्षिणा नहीं लूंगा तो गरीबों के लिए अस्पताल कैसे बनेगा। अब ये लड़ाई वोट और नोट की बनती जा रही है। आज प्रहार में विस्तार से इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर, ओवैसी की बिहार चुनावों में एंट्री की। बिहार में वक्फ कानून का मुद्दा उछाला जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी अब फिर से वक्फ संपत्तियों को छीनने वाला राग अलाप रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार में महागठबंधन में इनकी दाल नहीं गली है और अब इसीलिए तीसरे मोर्चे के सहारे ओवैसी मैदान में उतरने का मन बना रहे हैं। वक्फ कानून बन जाने के बावजूद इसे चुनावी मुद्दा बनाकर जिंदा रखने की भरसक कोशिश हो रही है। दरअसल इसके पीछे का असली मकसद मुस्लिम वोटों की गोलबंदी और मजहबी ध्रुवीकरण। सवाल यह है कि क्या इस बार भी ओवैसी को बिहार में सियासी माइलेज मिलेगा? खबर के इस पहलू पर आपको पूरी जानकारी देंगे। तीसरी खबर, भोपाल में हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की, जहां लिव इन पार्टनर ने नशे में धुत होकर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया, गला घोटा, शव को बोरे में डालकर सड़ने के लिए छोड़ दिया और फिर नशे में अपने दोस्त के सामने खौफनाक साजिश की पूरी कहानी उगल डाली। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, हकीकत है। इस खबर पर भी पूरा अपडेट आपको देंगे। बात जेल से बाहर निकले गैंगस्टर नीरज बवाना और मॉनसून के कहर की भी करेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात सत्ता की चाह में सनातन पर प्रहार करने वाली टोली की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात इसी की करेंगे क्योंकि आपको बताएं कि 2027 में चुनाव है और ऐसे में अखिलेश यादव क्योंकि अपनी जमीन सेट करने में लग गए हैं। इस बीच बड़ी बात यह है कि जमीन सेट करने में वो साथ दे रहे हैं जिनको शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए शुरुआत खबर की कर रहे हैं। रिजवी बरेलवी साहब, मौलाना साहब अब अखिलेश यादव के समर्थन में आकर खड़े हो गए। कथावाचक को लेकर पहले ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई अखिलेश यादव ने तेज की। अब जाति से आगे निकलकर अब वो अंडर द टेबल पैसों की लड़ाई पर आ गए कि पैसे लिए जाते हैं, दक्षिणा को वो पैसा बता रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी मिलती है कि 2022 में जो मौलाना रिजवी बरेलवी बहुत ज्यादा एकदम अगेंस्ट रहते थे समाजवादी पार्टी के, कहते थे कि सपा मुस्लिमों की बात सिर्फ वोट लेने के लिए करती है, वो अब समर्थन में उतर आए, वो अखिलेश यादव की बोली बोल रहे हैं। तो क्या इसके पीछे अब वो एक तरह से पटकथा तैयार हो गई है जहां 27 के चुनावों की जमीन सपा के लिए मौलाना रिजवी तैयार करने वाले या इस तरह के मौलाना तैयार करने वाले हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब जरा तलाशने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत इसी से कर रहे हैं क्योंकि बड़ी बात यह है कि बयान बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, एक सार लग रहे हैं। आपको बताते हैं क्या कहा था अखिलेश यादव ने और कैसे मौलाना रिजवी अब समर्थन में खड़े होंगे। चलिए दोनों के बयान क्या क्या आए बता देते हैं आपको। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री अंडर द टेबल पैसे लेते हैं। ऐसा जिक्र कर रहे थे जैसे कोई रिश्वत ले रहे हो। क्या आम आदमी धीरेन्द्र शास्त्री को बुला सकता है? यह अखिलेश यादव की बोली थी। जिक्र ऐसा जैसे कि कोई रिश्वत लेने को, दक्षिणा को रिश्वत जैसा बता रहे थे। शहाबुद्दीन रिजवी आते हैं मैदान में, कहते हैं कि गरीब के लिए धार्मिक आयोजन कराना मुश्किल हो गया है।
हिंदुओं के कार्यक्रम में कथावाचक आते हैं, आयोजन से पहले पैसे ले लेते हैं। इन लोगों ने अपना धंधा पानी सेट कर लिया है, धर्म की आड़ में दुनियादारी के काम अंजाम दे रहे हैं। मौलाना ने अखिलेश के बयान का खुला समर्थन कर दिया है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी खुलकर ये कह रहे हैं कि ये दुनियादारी की आड़ में पैसे लेते हैं। सिर्फ बात वैसी ही है जो अखिलेश यादव ने कही, शख्स बदल गया है। तो क्या इसके पीछे कोई अंदर दूसरा मोटिव है? आगे आपको समझाएंगे, लेकिन पहले शहाबुद्दीन रजवी को सुनिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो बात कही है कथावाचकों के ताल्लुक से, और उन्होंने एक कथावाचक का नाम भी लिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर उनकी बात 100% दुरुस्त है और सही है। अखिलेश यादव जी का मैं समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि वो कभी भी सच नहीं बोलते, मगर आज पहली बार अखिलेश यादव सच बोले हैं और दिल की आवाज से बोले हैं, इसलिए मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। हकीकत यह है कि हिंदू कथावाचक हों या मुसलमानों में जलसों में तकरीर करने वाले मुकर्रिर, खतीब, मौलवी लोग हों, या हिंदू शायर हों या हिंदू या मुसलमान शायर हों, ये तीनों कैडर के लोग प्रोफेशनल कबीले से ताल्लुक रखते हैं। और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लोग जब तक पैसा तय नहीं कर लेते हैं तब तक ये अपने घर से प्रोग्राम में नहीं पहुंचते हैं। तो सुन तो आप शहाबुद्दीन रजवी को लग रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि अखिलेश यादव की तारीफें करने वाला कोई शख्स आपसे मुखातिब है। शहाबुद्दीन रजवी बोल ही ऐसे रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के मुरीद हो गए। ये रुख बदला क्यों? क्योंकि 2022 में तो बहुत अगेंस्ट थे। जरा डिटेल आपको देते हैं, क्योंकि अब असली मोटिव लग रहा है सामने आ चुका है। सनातन विरोध के लिए अखिलेश के साथ अब रजवी खड़े दिखाई दे रहे हैं। महाकुंभ के खिलाफ भी रजवी ने बहुत सारे बयान दिए थे, हमने आपको दिखाया भी था प्रहार में। वक्फ की जमीन पर कुंभ के आयोजन का दावा किया था रजवी साहब ने। अखिलेश ने भी महाकुंभ पर खूब भ्रम फैलाया था। क्या रजवी का झुकाव सपा की तरफ अब बढ़ रहा है 27 से पहले? ये बहुत बड़ा सवाल है। 2022 में रजवी ने सपा पर आरोप लगाए थे और बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। सपा को सिर्फ मुस्लिमों के वोट चाहिए, ये रजवी साहब का ही बयान था। मुस्लिमों को ना तो प्रचारक बनाते और ना ही नेता, ये कहा था शहाबुद्दीन साहब ने। चुनाव में मुस्लिम अपनी अहमियत दिखा देंगे। उस समय तो धमकी वाले मोड थे, 22 में तो धमकी वाले मोड में थे, और अब कह रहे हैं अब अखिलेश के सनातन विरोधी बयान का समर्थन कर रहे हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या 2027 चुनाव में सपा की तरफ जाने वाले हैं मौलाना रजवी? सपा के लिए ग्राउंड सेट करने वाले, या जो बात वो कह रहे थे कि 22 में कि उन्हें कोई नेता वो मुस्लिम नहीं बनाते, तो क्या वो मुस्लिम नेता बनना चाहते हैं? वो इच्छा दबी हुई निकलकर बाहर आ गई है? ये अपने आप में प्रश्न है। और जरा अब ये तस्वीर दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये अखिलेश यादव का पोस्ट है। बड़ी बात यह है कि 29 तारीख को ही बाबा बागेश्वर को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया। यह कहा गया कि वो अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, और 29 तारीख की ही शाम को उन्होंने ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट में जिक्र है कि उन्हें चंदा चाहिए, वो पैसे एकत्रित करने की बात कर रहे हैं। ये जो उनका ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, इसे हम डिकोड आगे करेंगे। ये तस्वीर अपने जहन में कैद कर लीजिए। अगली तस्वीर भी दिखाते हैं, ये देखिए, समाजवादी स्मारक की तैयारी हो रही है। ये स्मारक वो अपने पिताजी को डेडिकेट करना चाहते हैं, मुलायम सिंह यादव जी को, और इसके लिए वो चंदा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि समाजवादी स्मारक बनाएंगे। लेकिन ये जो ट्वीट है और ये जो तस्वीर है, इसे जोड़कर जरा आपको पोस्ट का मतलब समझाते हैं और इससे जुड़े सवाल भी समझाएंगे। क्योंकि जो तारीख थी कमेंट करने की अंडर द टेबल, वही तारीख थी इस ट्वीट की भी। अखिलेश यादव ने 29 जून को यह पोस्ट किया, सबसे पहले समझिए। और पोस्ट के जरिए शुभचिंतकों से वो अपील करने लगे, अपने जन्मदिन पर गिफ्ट ना देने की अपील की। ये जान लीजिए कि आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है और गिफ्ट की जगह चंदे की अपील वो कर रहे थे। 29 तारीख को ही उन्होंने 1 जुलाई के लिए ट्वीट कर दिया कि आप जन्मदिन पर गिफ्ट ना दें, चंदा दे दें। समाजवादी स्मारक के लिए उन्होंने आस्था अंशदान माना, आस्था अंशदान इसे नाम दिया, चंदे। पार्टी कार्यालय में चंदा जमा करने की अपील उन्होंने अपनी तरफ से की उस पोस्ट में। और बाबा बागेश्वर की दक्षिणा पर आपत्ति जताते रहे, सुबह ही आपत्ति जताई दक्षिणा पर, शाम को ये पोस्ट। समर्थकों से खुलकर चंदा मांग रहे हैं, अंशदान कह रहे हैं, आस्था अंशदान। भगवान की आस्था में अगर कोई जाके कथा सुन ले, दक्षिणा दे दे, तो वो सही नहीं है। लेकिन ये आस्था अंशदान है जहां वो स्मारक बनवाना चाहते हैं।
बाबा दक्षिणा के पैसे से अस्पताल बनवाएंगे, अखिलेश चंदा लेकर स्मारक बनवाएंगे। अब आप सोचिए कि अस्पताल ज्यादा फायदा देगा या स्मारक, तो कौन ज्यादा उपयोगी काम कर रहा है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ती हूं, क्योंकि ये जो खबर है ये बता रही है कि कैसे अखिलेश यादव स्मारक के लिए चंदा मांगने को तो जायज समझते हैं, बिल्कुल बनवाना जायज समझते हैं, लेकिन अगर कोई अस्पताल बनवाता है, दक्षिणा लेता है, तो उसे गलत समझते हैं। समाजवादी स्मारक से किसका फायदा होगा, आप खुद सोचिए। ये सवाल आपके जहन को चुभेगा, क्योंकि अखिलेश यादव इसी की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि अखिलेश यादव का जन्मदिन है, तो तस्वीर भी सामने आई है उत्सव की। जरा ये तस्वीर देखिए, ये सपा कार्यालय में भंडारे का आयोजन हो रहा है, भंडारा हो रहा है। सनातन विरोधी बयान देने वाले अखिलेश यादव के कार्यालय में, समाजवादी पार्टी कार्यालय में जन्मदिन के जश्न के नाम पर भंडारे का आयोजन हो रहा है। ये तस्वीर आपके लिए अहम हो जाती है। सपा कार्यालय है ये, और विशाल भंडारा, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर देखिए, देखिए फोटो लगी हुई है, टीका लगा हुआ है, हनुमान जी की मूर्ति को बैठाया गया है और यहाँ पर हवन भी हो रहा है। ये सपा कार्यालय की तस्वीर है, और उसी सपा कार्यालय की तस्वीर है जिसके सपा सुप्रीमो सनातन विरोधी बयान जमकर देते हैं। भंडारा, हवन, ये सब कुछ जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। नहीं जाने देते, वो चले गए क्या? तो हमने आपको भंडारा और साथ ही हवन की तस्वीर दिखा ली। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसा सनातन विरोधी चेहरा है जो सॉफ्ट हिंदुत्व भी लेकर चल रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रहा है, मुस्लिमों के लिए बयान भी दे रहा है। तो ये दो तरफा चेहरा है अखिलेश यादव का। जरा समझिए, अखिलेश यादव सनातन का अपमान जमकर करते हैं, जो उनके विरोधी बयान है सनातन विरोधी, उनकी तो लंबी लिस्ट है, कल भी हमने आपको प्रहार में बताया था। छवि सुधारने के लिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व का भी सहारा लेते हैं। महाकुंभ के आयोजन का कैसे उन्होंने भ्रम फैलाया, कैसे पीडीए पत्रकारिता की आपको अच्छे से याद होगा, लेकिन उसके बाद क्या किया, डुबकी लगा ली, महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच गए थे। बाबा बागेश्वर की कथा दक्षिणा पर सवाल उठा रहे हैं और जन्मदिन पर हवन और भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। उन्हें कथावाचकों से दिक्कत है, कथावाचन से जो दक्षिणा मिलती है उससे दिक्कत है, उन्हें महाकुंभ में जो व्यवस्था होती है उससे दिक्कत है, उन्हें राम मंदिर बनता है उससे भी दिक्कत है। लेकिन इन सब दिक्कतों के बावजूद हवन, भंडारा और सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा चुनाव के लिए लेना वो बहुत मुमकिन समझते हैं, क्योंकि ये तस्वीर तो यही बता रही है। और बयान देते हैं तुष्टीकरण वाले। एक और तस्वीर देखिए, ये लखनऊ में एक पोस्टर लगा है, किसी ने बड़े प्यार से अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उस शख्स का नाम अमित त्रिपाठी है और क्या लिखा है जरा पढ़िए। दलितों से लाभ लेने वाले, ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेने वाले, पिछड़ों का सिर्फ वोट बैंक समझने वाले, गुंडे और बदमाशों की फौज के लीडर, माफियाओं का हर सुख दुख में साथ देने वाले, उत्तर प्रदेश को आपराधिक प्रदेश में तब्दील करने वाले नेता श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे ये कहा है कि भगवान आपको कभी वापसी ना कराए, ये भी लिखा है। ये भी लिखा है, ये पोस्टर जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ की सड़क पर लगा हुआ है। ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि कैसे तंज कसा है। तो देखिए, जाति में जो बटे हिंदू हैं उनको एक करने की बात बाबा बागेश्वर ने की तो मिर्ची सबसे पहले लगी अखिलेश यादव को। शाहबुद्दीन रजवी भी शायद महत्वाकांक्षा रखते हैं चुनावी, इसलिए वो भी कूद पड़े अखिलेश यादव के समर्थन में। लेकिन बाबा बागेश्वर बता रहे हैं कि उनमें और उनकी सोच में और इन राजनेताओं की सोच में कितना फर्क है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता है कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान ने बवाल मचा रखा है। जहां एक और सियासतदान इस बयान को तुष्टीकरण की साजिश बता रहे हैं, वहीं संत समाज इस बयान से खासा नाराज है। धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम में लोगों की खासी आस्था है। देश के कोने कोने से लोग बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और आस्था की वजह से मनचावा चढ़ावा दक्षिणा के रूप में बागेश्वर धाम में चढ़ाते हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जात पात का भेदभाव मिटाकर एक होने की बात करते हैं। शायद यही वजह है
जो अखिलेश यादव को बाबा बागेश्वर और उनकी दक्षिणा खटक रही है। अखिलेश यादव ने सनातन का अपमान करते हुए बाबा पर अंडर द टेबल पैसा लेने का आरोप मढ़ा तो बाबा बागेश्वर ने जवाब देते हुए कहा कि अगर वो दक्षिणा नहीं लेंगे तो अस्पताल कैसे बनेगा। जीवन को गुजारना ये किसको खाना और कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की नीचे लगाते रहे ये किसको खाना, कितनी रातें हमने जाग कर निकाली ये किसको खाना। हम 12 तारीख तक धाम पर हैं, विदेश से आपका जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। मजबूरी है, मन तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा हम रहना रहे, भंडारा चल रहा, खर्चा लगे, हॉस्पिटल बनाने। अखिलेश यादव बाबा बागेश्वर की कथा और दक्षिणा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके समर्थकों से चंदा मांग रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी दक्षिणा से कैंसर अस्पताल बनवा रहे हैं, लेकिन अखिलेश को चंदा समाजवादी स्मारक बनवाने के लिए चाहिए। दिन रात समाजवाद की माला जपने वाले अखिलेश खुद के पैसे से एक स्मारक नहीं बनवा पा रहे हैं और संतों से चाहते हैं कि वो मुफ्त में कथा भी करें और गरीबों की सेवा भी। कई बार अखिलेश का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर ऐसा ही हुआ। अखिलेश ने ट्वीट के जरिए समर्थकों से अपील की थी कि उन्हें गिफ्ट न दें, लेकिन लखनऊ में जन्मदिन का भव्य आयोजन हो रहा है, भंडारा हो रहा है। इतना ही नहीं, सनातन विरोधी अखिलेश के लिए हवन पूजन भी किया जा रहा है। कार्यालय के ठीक बाहर चारों तरफ आपको पोस्टर्स दिखाई देंगे। इन पोस्टर्स के बीच में एक जो सेंटर है वो काफी चर्चा में बना हुआ है। हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है और हनुमान जी की मूर्ति के संग यहाँ पर अखिलेश यादव का पोस्टर भी लगा हुआ आपको दिखाई देगा और इस पूजा पाठ के बीच में यज्ञ की तैयारी की जा रही है। अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व बेनकाब हुआ तो बीजेपी ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले लिया। समझ नहीं पा रही समाजवादी पार्टी कि वो एक तरफ सनातन की आस्थाओं पर टिप्पणी करके उन्हें चोट पहुंचाने का काम करती है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती है, और दूसरे ही पल वो जानबूझ करके ऐसे माया रचने का काम करते हैं, जानबूझ करके ये दिखाने का काम करते हैं कि उनकी भी आध्यात्म में आस्था है। अगले 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में सपा कोशिश कर रही है कि वोटर्स को जातियों में बांटकर पीटीए फॉर्मूले का फायदा उठाया जाए, साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी के कोर वोटर्स में सेंधमारी की जा सके। लेकिन अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधकर गलती कर दी है। बाबा बागेश्वर जल्द ही पदयात्रा शुरू करने वाले हैं, जिसके जरिए वो जाति में बटे हिंदुओं को एक करेंगे। और अगर बाबा सफल हुए तो 27 में सत्ताधीश रहने का अखिलेश का सपना ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर तो कह रहे हैं कि वो तो अस्पताल बनवाते रहेंगे, जिसको जैसा लगता है वो सोचता रहे। हमारी सहयोगी बागेश्वर धाम पहुंचे और जिस तरह की चीटाकशी या जिस तरह की बातें कही जा रही हैं अखिलेश यादव, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की तरफ से, जो भक्त वहां पहुंचे थे बागेश्वर धाम, उनसे हमने समझने की कोशिश की वो क्या राय रखते हैं। सुनिए जरा। बागेश्वर धाम जैसा कोई धाम नहीं है। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता किसी का, कोई किसी लूटता नहीं है। गुरुजी बोलते कोई पैसा नहीं। बताओ, बाबा एक पैसे नहीं लेते हैं, वो सबका जन कल्याण कर रहे हैं। लोगों की सोच गलत है। देखिए ना आप इधर कितनी जनता है, सारे ठीक होके जा रहे हैं। नहीं कोई बाबा को बदनाम रणनीतियाँ हैं, ये सब बाबा को बदनाम करने की रणनीतियाँ हैं, जो कि अच्छी बात ये राजनीतिक लोगों पे पसती नहीं है। जब उनके पास कुछ नहीं था तब उनके लिए कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन आज जब उन्होंने इतना नाम कमा लिया है तो सब उनके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, पैसा नहीं लेते। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं नहीं, ये गलत है। गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत है, एक भी पैसा नहीं लेते, निःशुल्क सेवा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीनी तिन तैसी। गुरुजी हमेशा सेवा भाव से कर रहे हैं, न दिन न रात वो कुछ नहीं देखते। तो आपने सुना भक्त क्या कह रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो आप समझ लीजिए, अखिलेश यादव को समझ लेना चाहिए कि अगर वो सोच रहे हैं कि जनता उनकी बातों के फेर में फंसने वाली है तो ऐसा नहीं है। बहुत भारी पड़ेगा सनातन विरोध, कहीं ना कहीं चुनाव में ये हालात हो सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। चलिए अब बात जरा बिहार की कर लेते हैं, जहां पर थर्ड फ्रंट के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में चुनाव है और इसी साल चुनाव है, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने पहले तो कहा इशारों में कि वो इंडी गठबंधन का साथ चाहते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन ने
उनको साइड कर दिया। कोई भी नेता उन्हें एंटरटेन नहीं कर रहा था और ऐसे में अब थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट हो गई है। लेकिन ये सुगबुगाहट जहां आरजेडी पर सबसे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जब पिछली बार थर्ड फ्रंट बनाकर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़े थे तो उन्होंने भारी नुकसान आरजेडी को पहुंचाया था। और इस बार तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम हिंदू प्रत्याशियों को भी उतारने वाले हैं चुनाव में। तो अगर ऐसा होता है तो सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी ये भारी पड़ने वाला है। पहले आपको सुनवाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे इशारों में महागठबंधन का साथ देने की बात कही थी, कैसे उनकी तरफ से ऑफर दिया गया था। सुनिए जरा। जो सत्ता में आना चाह रहे हैं, तुमने कितने हजार वोट से सत्ता को खो दिया। यह अलग बात है कि तुमने बेईमानी करके हमारे 4 बेईमानों को खरीद लिया, अलग बात है। मगर ये होश के नाखून लो, इस पर जागो। देखिए, मौत के बाद रोना बेकार है। अभी तुम मरे नहीं हो सियासी तौर पर, देख लो, जिंदा रहने के लिए होश में आ जाओ। अक्लमंद को इशारा काफी है। तो ये अपील तो आपने सुन ली, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की अपील लग रहा है कि महागठबंधन को पसंद नहीं आई। महागठबंधन ने इसे बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया, साइड कर दिया। जरा समझाते हैं आपको हुआ क्या है। बिहार चुनावों को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपील की। इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का उनका मन था और इसको लेकर उन्होंने अप्रोच कर दिया, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसी भी नेता का बयान नहीं आया। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसे में बड़ा ऐलान किया। अख्तरुल ईमान है प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि AIMIM अब तीसरा फ्रंट इस बिहार चुनाव में बनाएगी। इंडी गठबंधन ने अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, वो ये भी कह रहे हैं, और अब हम इंतजार नहीं करेंगे। अख्तरुल ईमान क्लियर कर रहे हैं कि अब हम वेट नहीं करने वाले हैं। AIMIM अपने स्तर पर चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है और काम शुरू हो चुका है। तो AIMIM की तरफ से ये बड़ी बात कह दी गई है। लेकिन जरा समझिए, जब पिछली बार ये चुनाव लड़ा था तो भारी चोट पहुंचाई थी। किसे चोट पहुंचाई थी, कैसे नुकसान हुआ था, आगे क्या नुकसान होने वाला है, बता दें आपको। पहले यही बताते हैं कि पिछली बार कैसे चोट पहुंचाई थी, कितना नुकसान किया था आरजेडी का, जरा जान लीजिए। ग्राफिक्स आपके सामने रख रहे हैं। 2020 में बिहार में सेक्युलर फ्रंट बना था और AIMIM, BSP, रालोसपा और सुभा सपा ने हाथ मिलाया था, साथ आ गए थे ये सारे दल। AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। AIMIM ने आरजेडी के वोट बैंक में उस वक्त सीधी सेंध मारी थी और बहुत चोट पहुंचाई थी। सीमांचल में AIMIM की स्थिति उस वक्त मजबूत हो गई थी। बिहार में 17% मतदाता मुस्लिम हैं और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक बंटने पर आरजेडी और कांग्रेस को भारी नुकसान उस वक्त हुआ था। लेकिन अब लग रहा है कि फिर से तीसरे फ्रंट की सुगबुगाहट है, क्योंकि अख्तरुल ईमान को आपने सुना, AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार भी हम थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तो क्या अब इससे और भारी पड़ने वाला है और नुकसान होने वाला है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपको जल्दी से देते हैं, क्योंकि इनके मुद्दे एक हैं। नुकसान इसलिए है कि एजेंडा एक है, मुद्दे एक है, बयान भी एक जैसे होते हैं। देखिए, इंडी गठबंधन की पहले बात करें तो वक्फ कानून का विरोध इंडी गठबंधन का अपना एक पूरा बड़ा मुद्दा रहा है। तेजस्वी यादव उसे जिंदा करने में लगे हुए हैं और असदुद्दीन ओवैसी का भी मुद्दा वक्फ कानून का विरोध ही है। सोचिए, मुद्दा एक है, वोट बैंक एक है, और अगर साथ नहीं लड़ते हैं तो कैसे ये बदलाव होगा, कैसे ये नुकसान पहुंचाएगा, आप समझिए। तेजस्वी यादव इस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी उसी कोशिश में कूद पड़े हैं। सुनिए, दोनों के बयान सुनवा रहे हैं आपको। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जब तुम्हारी और मेरी पहचान मस्जिद से है, इख्तलाफ हो सकता है, मैं आप कोई दूसरी पार्टी में होंगे, मगर जब बात शरीयत की, मस्जिद की आती है तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप बेखौफ होकर TDP को छोड़ दीजिए और पैगाम दीजिए कि आप कभी भी संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, शरीयत पर, मस्जिद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो सारा खेल वोट बैंक का है, लेकिन क्या ये वोट बैंक छिटक कर ओवैसी के पास जाने वाला, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा समझाते हैं आपको। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी नजर है और ऐसे में इंडी गठबंधन की
मुस्लिमों से उम्मीदें हैं कि वो वोट उन्हें देंगे। इंडी गठबंधन ने वक्फ कानून को मुद्दा बनाए रखा, उसको जिंदा रखने की पुरजोर कोशिश की है। वक्फ संपत्तियों के जरिए मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश उनकी कहीं थमी नहीं थी। जब बिल प्रपोज हो रहा था या जब पास हो गया, उसके बावजूद नहीं थम रही है। बिहार में वक्फ बोर्ड के पास 3000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। अब ये समझिए, ये टेक्निकल एंगल है जिसकी वजह से ओवैसी को फायदा मिल सकता है। इसमें शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों की संपत्तियां हैं और पटना में वक्फ बोर्ड की 300 से ज्यादा संपत्तियां हैं। वक्फ की 250 से 300 संपत्तियों पर कोर्ट केस चल रहा है बिहार में और ओवैसी कानून के अच्छे जानकार माने जाते हैं, बैरिस्टर रहे हैं। ऐसे में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कोर्ट भी वो गए थे। ओवैसी वक्फ के मुद्दे पर बड़ी सेंधमारी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो कानून के जानकार हैं। वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं, ये भरोसा देकर कि उनके हक की लड़ाई वो लड़ लेंगे कोर्ट में। और यहाँ पर आरजेडी को और कांग्रेस दोनों को दिक्कत पेश आ सकती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि रण बिहार में चुनावी रण सज चुका है और ऐसा लग रहा है कि इस बार आरजेडी को ज्यादा चिंता या ज्यादा डर असदुद्दीन ओवैसी से है, क्योंकि ओवैसी सेंधमारी करने के लिए कूद पड़े हैं चुनाव में और अब तो थर्ड फ्रंट की भी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या तैयारी है आरजेडी की? क्या ओवैसी का आना भारी पड़ेगा और बीजेपी कैसे इसे हैंडल करने वाली है, उसकी क्या तैयारी है? रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको दें। बिहार में चुनावी रण सज चुका है। सभी दल अपनी जीत पक्की करने के लिए सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी करने वाले असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। ओवैसी चाहते थे कि बिहार के रास्ते इंडी गठबंधन में उनकी एंट्री हो जाती, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को सीमांचल में एनडीए से ज्यादा ओवैसी से डर लग रहा है। लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि जो ओवैसी अकेले चुनाव लड़कर सीमांचल की 5 सीटों पर शिकस्त दे सकते हैं, अगर वो इंडी गठबंधन में आ गए तो हो सकता है कि सीमांचल से बाहर पांव फैलाना शुरू कर दे। यही वजह है कि ओवैसी के बार बार इशारा देने के बाद भी इंडी गठबंधन उनसे दूरी बनाए हुए है। बिहार चुनाव में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए विपक्षी दलों के पास सिर्फ वक्फ संशोधन कानून का इकलौता मुद्दा है। ऐसे में इंडी गठबंधन हो या एआईएमआईएम, दोनों ही वक्फ संशोधन कानून को लेकर मंचों पर आक्रामक है। असदुद्दीन ओवैसी एनडीए के सहयोगी दलों को टारगेट कर रहे हैं। कानून नहीं बनता अगर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। अब जब से ये कानून बन चुका है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, एएसआई उसका मालिक बन चुका है। गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए, नहीं हमारे पास है, ये है। बिहार में भी जेडीयू और चिराग पासवान एनडीए के बड़े सहयोगी हैं, जिन्हें कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का साथ मिलता है। ऐसे में ओवैसी ही नहीं, तेजस्वी यादव खुले मंच से शरीयत की वकालत और संवैधानिक कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तेजस्वी के इस बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। इंडी गठबंधन पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगा रही है। बिहार की जनता को बता रही है कि विपक्ष ना तो संविधान का सम्मान करता है और ना ही संविधान निर्माता का। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने लालू प्रसाद की वो तस्वीर भी दिखाई जिसमें बाबा साहेब की तस्वीर उनके पैरों के पास रखी थी। जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? बिहार में एनडीए को नीतीश कुमार और चिराग पासवान के कारण मुसलमान वोट मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने पीएम मोदी के जरिए
पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश की है। पसमानदा मुसलमानों तक सरकार की नीतियां पहुंचाने के लिए जून के महीने में पसमानदा महासम्मेलन भी किया। बीजेपी मानती है कि वक्फ बिल हो या फिर ट्रिपल तलाक का मामला हो, मुसलमानों में पसमानदा तबका इन सबसे अछूता रहा है और उसे इसका कोई भी लाभ कभी नहीं मिला। ये जो जहरीली सोच है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी घटक दल, जेडीयू अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन इनके जहरीले मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को यह नहीं कहती कि वो समाजवादी नेता प्रतिपक्ष है, बल्कि वो कहती है कि ये नमाजवादी शरिया प्रेमी है, और वो भी 9वीं फेल। बिहार चुनाव के लिए एनडीए के पास मोदी की गारंटी है, विकास का इरादा है, रोजगार का वादा है, जबकि इंडी गठबंधन के पास महज वक्फ का मुद्दा है जो संसद से पास होकर कानून बन चुका है। ऐसे में देखना यह होगा कि बिहार की जनता विकास को चुनती है या शरिया को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ओवैसी ने तो ऐलान कर दिया, इस पर क्या होता है, किस तरह का रिस्पांस जनता देती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। बिहार की सियासत किस करवट बैठती है, इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक और क्राइम की ऐसी खबर आई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अब बात उसी की करने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं ऐसा लग रहा है कि अब आम हो गई हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। दरअसल हुआ यह है कि प्यार में आपने सुना होगा कि लोग जान देने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सारी मूवीज आपने देखी होंगी, इसका जिक्र आता है कि प्यार में जान दे देते हैं। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, जान देते नहीं है, जान ले लेते हैं। और ऐसी खबरें बार बार आ रही है। एक ऐसी ही खबर आई है जहां प्रेमी ने प्रेमिका को पहले मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसे बोरे में बंद कर दिया और 2 दिन तक उसके साथ उसी घर में रहता रहा। पटाक्षेप कैसे हुआ, खुलासा कैसे हुआ, आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इस मौत में जो वजह थी वो शक था। शक इतना भारी पड़ा कि मौत के घाट प्रेमिका को उतार दिया। जिस लिव इन पार्टनर के साथ रहता था उसे मार डाला। हुआ क्या है, चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि ये खबर भी मध्य प्रदेश के भोपाल से ही सामने आई। अभी इंदौर वाला कांड आप भूले नहीं होंगे, सोनम रघुवंशी वाला, और वैसी ही खबर जहां प्यार में फिर से धोखा दिया गया है वो खबर सामने आई है। चलिए आपको बताते हैं हुआ क्या है भोपाल में, खबर पूरी क्या है। दरअसल भोपाल में गला दबाकर प्रेमिका की हत्या कर दी गई। प्रेमी के घर में बोरे में प्रेमिका का शव मिला है। 27 जून को दोनों के बीच छोटी सी बात पर विवाद होता है। बॉस से बात करने पर, कॉल पर बात करने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और लंबे समय से बताया जा रहा है कि ये दोनों, जिनकी तस्वीर भी हम आपको यहां दिखा रहे हैं, ये दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। बजरिया पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। जो आरोपी प्रेमी है वो हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं कि महज शक की वजह से एक लड़के ने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया, जिसको लेकर वो कहता था कि वो प्यार की कस्में खा रहा है। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीर बताएगी आपको कि ये प्रेमी जोड़ा, देखिए रितिका सेन प्रेमिका का नाम है और जो शख्स उसके साथ रहता था सचिन राजपूत। और इन दोनों को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक कपल है, ये लिव इन में रहते थे और किसी ने सोचा नहीं था कि मामूली सी बात पर सचिन रितिका को मौत के घाट उतार देगा। जरा अगली तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो बोरा आप देख रहे हैं जो ले जाया जा रहा है, इसमें रितिका का शव मिला है। 2 दिन तक इसी बोरे में बंद करके उसी कमरे के अंदर जहां ये रहा करते थे ये शव पड़ा था और पुलिस ने बरामद किया है। और आरोपी सचिन राजपूत अब पुलिस की गिरफ्त में, ये तस्वीर भी देख लीजिए, पुलिस लेकर जा रही है आरोपी सचिन राजपूत को। अपनी प्रेमिका की हत्या के इल्जाम के तहत अब इसे गिरफ्तार किया गया है। ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि इस पूरे मामले में सचिन का गुस्सा इस कदर हावी हुआ कि उसने रितिका को मार डाला। और हमारे सहयोगी सत्यविजय भोपाल में मौजूद, उन्होंने इस पूरे मामले पर जानकारी जुटाई, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये बजरिया का वही मकान है, ये नीचे देखिए यहाँ पर मकान मालिक रहते हैं और ऊपर 8-9 महीने पहले किराए पर आया था सचिन राजपूत और वो यहाँ पर अपनी लिव इन पार्टनर रितिका सेन के साथ रहता था। फिलहाल मैं आपको जिस फर्स्ट फ्लोर में जिस मकान में वो रहता था, जिस फ्लैट में वो रहता था, वहां की तस्वीर दिखाता हूँ। ये वो फ्लैट है जहां पर कि अब ये जो आप ताला देख रहे हैं, ये पुलिस ने इस फ्लैट को सील कर दिया है, क्योंकि यहीं पर सचिन राजपूत ने रितिका की 27 जून को हत्या कर दी थी। गला दबाकर उसकी हत्या की गई।
तो आप उस मकान की तस्वीर देख रहे थे, हमारे सत्य विजय हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे, जहां 8 महीने से रितिका और सचिन लिव इन रिलेशन में रहते थे। शक इतना भारी पड़ गया कि सचिन ने रितिका को मौत के घाट उतारा। लेकिन खुलासा कैसे हुआ इस पूरे मामले का, अब रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कैसे फिल्मी तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां एक प्रेमी ने शक की वजह से अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पहले तो गला घोटा और फिर लाश को बोरे में पैक कर रस्सी से लपेटा और भाग निकला। मामला भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र का है, जहां रितिका सेन और सचिन राजपूत पिछले 8 महीने से लिव इन में रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक 29 साल की रितिका सेन बजारिया की रहने वाली है। वहीं 32 साल का आरोपी सचिन विदिशा के सिरोंज से ताल्लुक रखता है। 4 साल पहले दोनों एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोस्ती हो गई। देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदली और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। 3.5 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने भोपाल में साथ रहने का फैसला किया था। रितिका एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। ऐसे में सचिन को शक था कि रितिका का उसके बॉस से अफेयर चल रहा है और इसी बात से सचिन खफा था। मामला इतना बढ़ा कि 27 जून की शाम को भी रितिका और सचिन के बीच इसी बात को लेकर लड़ाई हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर सचिन ने रितिका का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई और फिर शव को बोरे में बांधकर 2 दिन तक शव के साथ ही सोता रहा। इनका 27 तारीख को आपस में विवाद हुआ है और विवाद होने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि जो ये राजपूत है इसने अपनी प्रेमिका का गला दबा के हत्या कर दी और उसके बाद डेड बॉडी को कस के बांध कर सब करके और उसके बाद ये यहाँ से चला गया। जानकारी के मुताबिक वारदात के समय आरोपी सचिन राजपूत नशे में था। हालांकि इस बात का खुलासा भी तब हुआ जब आरोपी ने 3 दिन बाद नशे में अपने दोस्त को वारदात की पूरी कहानी बताई। पहले तो दोस्त को भी सचिन की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब सचिन को होश आया तो उसने एक बार फिर अपनी खौफनाक करतूत दोस्त को बताई। दोस्त ने मामले की गंभीरता को समझते हुए वारदात की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर शव को बरामद किया और आरोपी सचिन राजपूत को भी गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से मामला सामने आया और मध्य प्रदेश के ही नरसिंहपुर से एक और तस्वीर आई। ये तस्वीर देखिए, ये आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि नर्सिंग की छात्रा का यहाँ पे अस्पताल के अंदर ही गला रेता जा रहा है। लोग खड़े हैं, आप देखिए लोग खड़े हैं, लोग हैरान है कि क्या हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, नर्सिंग छात्रा की गला काटकर हत्या की गई है और ये अस्पताल के अंदर की तस्वीर है। लोग वहां से गुजर रहे हैं और देख रहे हैं कि आरोपी कैसे सरेआम गला काट रहा है और कोई बचाने भी नहीं आया। ये तस्वीर बहुत भयावह है। आरोपी अभिषेक कोष्टी अब पुलिस गिरफ्त में। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आपने देखी नरसिंहपुर का ये मामला और ये देखिए आरोपी पकड़ा गया। ये आरोपी को पकड़ के ले जाया जा रहा है, हिरासत में है, ये गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी ने सरेआम अस्पताल के अंदर जो नर्सिंग की छात्रा वहां काम कर रही थी वो उसको गला रेत कर मौत के घाट उतारा है। वो तस्वीर सामने आने के बाद अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में है ये। लेकिन ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं, रोंगटे खड़े करने वाली, डराने वाली वारदात हुई कैसे है, चलिए जरा डिटेल आपको दे देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला एक तरफा प्यार का था। एक तरफा प्यार में नर्सिंग छात्रा की गला काट कर रेत कर हत्या की गई है। नरसिंहपुर जिला अस्पताल में घुसकर लोगों की मौजूदगी में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के समय मरीजों की देखरेख कर रही थी छात्रा, उनके साथ खड़ी थी और उनकी मदद कर रही थी। उसी दौरान ये पहुंचता है। हत्या के समय नर्सिंग छात्रा को बचाने कोई आगे नहीं आया, जबकि अस्पताल के अंदर की तस्वीर थी, हमने आपको दिखाया भी। पुलिस ने आरोपी युवक अभिषेक कोष्टी को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर अब बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सरेआम इस तरह की घटना होती रही और कोई नहीं आया कि जो मदद कर पाए या जो उस छात्रा को बचा पाए। ये पूरा मामला सामने आया जो हैरान करता है। रिश्तों को तार तार करने की कहानी एक बार फिर सामने आई और ये तो एक तरफा प्यार का मामला था। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात करते हैं आसमानी आफत की, जहां हर तरफ बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। इससे पहले जब मौसम गर्म था तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि बाढ़
बारिश आए, माफ कीजिएगा बारिश आए, लेकिन बारिश की उम्मीद के साथ अब इस तरह की बारिश हो रही है कि जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में जमकर तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान से लगातार आफत बरस रही है, कुछ ऐसा ही हुआ है। जरा अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हिमाचल की तस्वीर दिखाते हैं, उत्तराखंड की भी दिखाएंगे, लेकिन पहले हिमाचल की तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कैसे आसमानी आफत यहाँ बरस रही है, तस्वीर देखिए। बादल फटने से ये मंडी की तस्वीर है और सब कुछ तहस नहस, ये देखिए सब कुछ तहस नहस होता दिखाई दे रहा है। क्या पेड़, क्या घर बार, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बह गया है। ये तस्वीर देखिए, बादल फटने से ये हालात हुए। मंडी की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें मंडी की पहले आपको दिखाएंगे किस तरह की स्थिति बन गई है। हिमाचल की तस्वीरें, पहाड़ों पर ये बारिश कहर बनकर टूट रही है। तस्वीर कम से कम यही बता रही है। ये देखिए कैसी आफत खड़ी हो गई। ये बादल जब फटा तो कितना नुकसान, ये रिहायशी इलाका आप देखिए पूरे के पूरे पेड़ गिरे हुए हैं, मकानों पर गिर गए हैं और बहुत नुकसान पहुंचा है। अगली तस्वीर दिखाते हैं, मंडी की एक और तस्वीर देखिए। ये देखिए कैसे ये पूरा बारिश का दौर जारी है और पूरे घर डूबते दिखाई दे रहे हैं। बहाव देखिए, तो नदी उसका बहाव देखिए कैसे बढ़ गया है। किस तरह के हालात बादल फटने से हो रहे हैं, आफत बरस रही है ऐसा लग रहा है। तस्वीर कम से कम यही बता रही है। मंडी की ये तस्वीरें भयावह है इसलिए भी क्योंकि आम जनजीवन पूरी तरह से इस पूरे इलाके में हिमाचल में प्रभावित दिख रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल की, बादल फटने से कैसे आफत आ रही है, तस्वीरें बता रही हैं। हिमाचल में देखिए हालात बहुत खराब है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपको देते हैं। मंडी में बादल फटने से भयानक तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना नुकसान हुआ है। करसोग और धर्मपुर में बादल फट गया है। गौहर इलाके में 4 जगहों पर बादल फटने की खबर मिल रही है। सैलाब में सड़कें, पुल, पुलिया सब कुछ बहते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बहाव बहुत तेज है। घरों की जगह अब सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। जिस तरह के हालात बने उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 16 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश तेज है। कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है लेकिन लापता लोगों को खोजा जा रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है क्योंकि मौसम लगातार खराब बना हुआ है। जरा हमीरपुर की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर की है, कैसे एक रस्सी के सहारे लोग उस इलाके से क्रॉस कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए क्योंकि बहाव इतना तेज है कि अगर रस्सी ना हो तो लोग बह जाएंगे। ऐसे में हमीरपुर में इस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है उस इलाके में रस्सी के सहारे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए कैसी आपाधापी मची हुई है। रस्सी के सहारे लोग पार कर रहे हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है और अपने साथ बहा ले जाएगा अगर कोई सहारा ना हो। अब जरा उत्तराखंड की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी की तस्वीर देखिए, ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बुलडोजर्स लगे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बादल फटने के बाद किस तरह के हालात बने हैं उत्तरकाशी में, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर हालात बहुत बद से बदतर। बारिश को लेकर कम से कम पहाड़ों की बात करें तो यहाँ तबाही की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुश्किल में हालात बने हुए हैं। सिलाई बैंड इलाका जहां बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। 28 जून की रात सिलाई बैंड में बादल फटने की जानकारी मिली जिसमें 9 लापता मजदूरों में से 2 के शव अब तक बरामद किए गए हैं। 7 की तलाश अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई टीमें यहां लगी हुई हैं। लगातार मलबा हटाने का काम लगातार चल रहा है। SDRF, NDRF, ITBP की टीमें यहां राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं क्योंकि 2 ही शव मिले हैं। अभी 7 लोगों की तलाश जारी है। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे उत्तरकाशी से, वैभव की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 2 मजदूरों के शव जो हैं वो इस मलबे से बरामद किए गए थे, लेकिन अभी भी 7 मजदूरों के जो हैं वो लापता हैं। उनको लेकर लगातार इस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीर अगर आपको हम दिखाएं तो आप देखिएगा यहाँ पर 2 JCB मशीन के जरिए इस भारी मलबे को जो है वो यहाँ पर हटाए जाने की कवायद की जा रही है और इसी मलबे में उन 7 मजदूरों के दबे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है क्योंकि कल तक यहाँ पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। रास्ते में जगह जगह पर लैंडस्लाइड थी, पहाड़ों का मलबा इन तमाम जगहों पर बिखरा हुआ था, जिसके चलते आज उस रास्ते को खोला गया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला यहां पर पहुंचा और अब यहां पर JCB मशीन के जरिए बादल फटने के बाद जितना भी ये पहाड़ी मलबा इस स्पॉट पर गिरा है जहां पर ये मजदूर रह रहे थे, उस स्पॉट को अब क्लियर किया जा रहा है।
तो उत्तरकाशी से आपने हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी। अब जरा चमोली, उत्तराखंड की चमोली की तस्वीर भी दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पेड़ गिरने से पूरा रास्ता बंद हो गया। इस तरह के मौसम में इसीलिए कहा जाता है कि आप पहाड़ों पर ट्रैवल ना करें, क्योंकि कभी भी ऐसे हालात बन सकते हैं। उत्तराखंड की चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पेड़ सड़क पर गिर गया है और पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। अब 3 तस्वीरें जरा कोटद्वार, बहराइच और बुलंदशहर की भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर भी बाढ़ बारिश कैसे कहर बनकर टूटी है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कोटद्वार में देखिए, पूरी सड़कें पानी से लबालब भरी हुई है। बहराइच का भी यह हाल है। वहीं बुलंदशहर में भी हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो आसमानी आफत, चारों तरफ पानी ही पानी लेकर आई है, ये तस्वीरें बता रही हैं। और चलिए अब बात दिल्ली की करने जा रहे हैं। दिल्ली में नीरज बवाना 6 घंटे की पैरोल पर बाहर निकलता है। गैंगस्टर नीरज बवाना की हम बात करें, जिसके बाहर निकलने पर इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है कि क्या किसी अभिनेता, क्या किसी नेता के निकलने पर पड़ती होगी। इतनी व्यवस्था आखिर क्यों करनी पड़ी दिल्ली पुलिस को, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। नीली जीन्स और सफेद शर्ट में दिख रहा ये व्यक्ति कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता भी नहीं है, कोई कारोबारी नहीं है, ना ही कोई समाज सेवी। इसकी सुरक्षा में लगे जवान देखकर आप चौंकिए मत। यह है दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना, जिसकी पत्नी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है और उसी पत्नी से मिलने के लिए बवाना को 6 घंटे की पैरोल मिली है। लेकिन सुरक्षा इतनी कड़ी इसलिए है क्योंकि पुलिस प्रशासन को नीरज बवाना के जेल से बाहर आने पर गैंग वॉर की आशंका थी। हाईकोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए और बहुत क्लियरली ये चीज़ अपने ऑर्डर शीट में लिखी है और डायरेक्शन दी है जेल सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल को, दैट ही हैज टू मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स सो दैट कुछ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू ना हो। हाईकोर्ट ने भी पैरोल पर सुनवाई के दौरान साफ निर्देश दिया था कि कस्टडी पैरोल के दौरान नीरज बवाना को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अस्पताल और अस्पताल से जेल लाया जाएगा। बवाना को केवल अपनी पत्नी और डॉक्टर से ही मिलने की अनुमति होगी। किसी और व्यक्ति से बवाना को मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके बाद किसी भी अनहोनी से बचने के लिए तिहाड़ जेल से अस्पताल तक के रास्ते में कई टीमें तैनात की गई। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई, जिससे कानून व्यवस्था का उल्लंघन ना हो। बाकायदा इसके लिए पूरी योजना बनाई गई। साथ ही बवाना की गतिविधियों पर विशेष इकाइयों और जिला पुलिस कर्मियों ने कड़ी निगरानी रखी और फिर गैंगस्टर नीरज बवाना को उसकी पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में लाया गया। दिल्ली पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी है वो कहीं ना कहीं कैमरे से इस पूरे जो परिसर है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सफेद रंग की शर्ट में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वही कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना है। 6 घंटे की कस्टडी पैरोल पर बाहर आया है और उसके बाद उसको अस्पताल में ले जाया जाएगा, जहाँ पर उसकी पत्नी एडमिट है। डॉक्टर्स और अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकता है। दरअसल गैंगस्टर नीरज बवाना ने 17 साल पहले जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। शुरुआत में मारपीट, छीना झपटी की वारदात में शामिल रहा और फिर धीरे धीरे वो बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगा। अपराध की बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही उसका इलाका भी फैलता चला गया। दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में अपराध की वारदातों को अंजाम देने लगा। हत्या, जबरन वसूली समेत कई अपराध संगठित तौर पर करने लगा। जैसे जैसे बवाना का दायरा फैला वैसे वैसे दुश्मनी भी बढ़ती चली गई। कई गैंग आमने सामने आ गए और फिर बाद में साथ मिलकर काम करने लगे। जानकारी के मुताबिक छेनू पहलवान सहित टिल्लू ताजपुरिया, मंजीत महल और रोहित चौधरी, रवि गंगवाल ने नीरज बवाना से गठजोड़ कर लिया। तो वहीं दूसरी तरफ गोगी गैंग, हाशिम बाबा, दीपक बॉक्सर, नंदू और तेवतिया गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ गए। अपने नाम के साथ बिश्नोई का नाम जोड़कर जबरन वसूली की धमकियां देने लगे और यहीं से तेज हुई दोनों में आमने सामने की जंग। इससे पहले भी इन दोनों गैंग्स के कई लोग मारे जा चुके हैं, जिसके बाद अब बवाना को मिली पैरोल के दौरान पुलिस को कड़ी सुरक्षा के बीच बवाना को अस्पताल लाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ प्रहार में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। रिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं
कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ